गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी और मिलिंद जी ने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक ही भाव में एक से ज्यादा दो तीन या चार कई बार ग्रह होते हैं तो उसका विश्लेषण कैसे करेंगे उस केस में। हाउ डू वी एनालाइज देयर इम्पैक्ट इन दी हॉरोस्कोप। और अच्छी बात यह है कि जिन्होंने भी सवाल पूछा है वो दोनों इस समय ऑनलाइन है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे से आई थिंक अब ये टॉपिक एड्रेस हो सकता है। और मिलिंद जी ने एक एग्जाम्पल भी शेयर किया था जिसमें ऐसी कॉम्बिनेशन थी, तो हम उस चार्ट को ही एज एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ लेते हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। राइट, तो ये बर्थ डिटेल्स एक मिलिंद जी ने शेयर की थी 31 मई 1966 सुबह 3:30 हुबली कर्नाटका। अब इस चार्ट में दूसरे घर में चार ग्रह हैं, राहु मंगल सूर्य और बुध। अब सवाल ये आता है कि इनका विश्लेषण कैसे करें, कि इनका उस हाउस पे या अपने एक दूसरे के ऊपर जो इकट्ठे बैठे हैं क्या प्रभाव होने वाला है। हमें कोई भी चार्ट एनालाइज करना हो और कैसी भी स्थिति हमारे सामने हो, वी ऑलवेज हैव टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक्स पे आ जाइए कि एमबीपी पर उन ग्रहों का क्या प्रभाव है, वो आपस में कितनी नजदीकी लेके एक दूसरे के साथ बैठे हैं, नजदीक हैं या दूर हैं, दूसरे भावों से उनके ऊपर किस किस ग्रह का क्या प्रभाव आ रहा है, और एक एक प्लैनेट की इस स्पेसिफिक हॉरोस्कोप में जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं क्या सिग्निफिकेशन है, क्या पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन को वो गवर्न करता है। और एक एक करके जब हम उसको एनालाइज करने चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से एरिया के ऊपर उस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव है, और जहां चारों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं उस भाव में भी किस ग्रह का उन चारों में से ज्यादा प्रभाव है। अब इस चार्ट का अगर हम एग्जांपल लें, सेकंड हाउस इज द सन लाइक हाउस, सन वहीं पे प्लेस्ड है, सन डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है। और एक मिनट, ये थोड़ा डिस्टरबेंस है, आई थिंक मैं जो लोग म्यूट नहीं है उन्हें म्यूट कर देता हूँ, इट विल बी इजी देन टू डिस्कस। राइट, तो सूर्य स्ट्रॉन्ग है डिग्री वाइज, मरकरी भी, बुध जो कि फंक्शनल मैलेफिक है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो छठे घर का स्वामी है, मैलेफिक है, वो अलग बात है, लेकिन है तो उसकी भी कोई ना कोई सिग्निफिकेशंस, और वो स्ट्रेंथ लेके सेकंड हाउस में, एक सनलाइक हाउस में एडिशनल पावर के साथ बैठा है, और किसी हाउस को, किसी प्लैनेट को अफ्लिक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फंक्शनल मैलेफिक मरकरी अनफेवरेबल रिजल्ट्स बहुत ज्यादा नहीं देने वाला। तो बुध का क्या प्रभाव होगा, छठे घर का स्वामी दूसरे घर में चला गया, यानी कि जॉब रिलेटेड हाउस या कर्जों से रिलेटेड हाउस या मामा से रिलेटेड हाउस का कनेक्शन दूसरे भाव से यहाँ हो गया। दूसरा भाव यानी कि वेल्थ के साथ, फैमिली के साथ, स्टेटस इन सोसाइटी के साथ। तो दो हाउसेस का कनेक्शन, ये भी पहले बहुत बार सवाल आया, आशु जी ने इसमें बहुत बार क्वेश्चन रेज किया, और यही सवाल था कि दो भावों के कनेक्शंस को, उनकी सिग्निफिकेशन को कैसे देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कवर हो सके। तो बुध का दूसरे घर पे क्या प्रभाव होगा। सिमिलरली सूर्य, वो प्राइम सिग्निफिकेटर पांचवें घर का है, क्योंकि लियो पांचवें घर में पड़ गया, पांचवें घर का स्वामी दूसरे घर में चला गया, तो कनेक्शन पांचवें का भी दूसरे से हो गया। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट्स का हाउस का लॉर्ड वेल्थ के हाउस में है। व्यक्ति अपनी वेल्थ को एनहेंस करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू। ये चार्ट मैंने एक आध दिन पहले आई थिंक ग्रुप पे भी शेयर किया था, और कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी किया उसको एनालिसिस करने का। मंगल जो कि लगन का स्वामी है, वेल प्लेस्ड है, डिग्री वाइज ठीक है, एमबीपी के नजदीक है, कंबस्चन में है। एक वीकनेस है मंगल को कि वो कंबस्चन में है। और नवमांश की यदि हम स्थिति देखें, नवमांश में मंगल 11वें भाव में है, नीच राशि में नहीं है। मरकरी, सूर्य, शुक्र, शनि,
चंद्रमा, बृहस्पति नवमांश में नीच का है। एक चीज तो नवमांश में वीकनेस हमें दिखेगी, बृहस्पति नीच का है, और बृहस्पति 9वें भाव का स्वामी होकर तीसरे में है, जो ये वीकनेस है। हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि जब चार ग्रह एक साथ हैं तो वो क्या करेंगे। हमें इंडिविजुअली हर प्लैनेट को देखना है। पहला पॉइंट तो यही कि बेसिक्स पे आएंगे, इंडिविजुअली ही उन्हें एनालाइज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर उनका कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, यदि हम ये देखना चाहें। मंगल और सूर्य वाइड हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन फेवरेबल हैं एक दूसरे के ऊपर। डायरेक्ट उनका कोई बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं है, लेकिन है सेम हाउस में, तो उनका उस भाव के ऊपर फेवरेबल इंपैक्ट होने वाला है। राहु एमईपी की 5 डिग्री की रेंज के अंदर है। दैट मीन्स कि उस हाउस पे राहु का नेगेटिव इंपैक्ट है, जिसकी वजह से वहां पे प्लेस्ड सारे प्लैनेट्स पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, अगर वो प्लैनेट्स किसी और वजह से वीक हैं तो। अब यहाँ सूर्य क्योंकि डिग्री वाइज स्ट्रांग है, सनलाइट हाउस में है, तो सूर्य का ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन 1 डिग्री होगा। ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन मैं दोबारा भी कवर करूंगा, वहां लतीफ को काफी कंफ्यूजन है, और भी लोगों को जहां कंफ्यूजन होगा तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन के लिए हमें ये देखना होता है कि 1 डिग्री की रेंज में कोई नेगेटिव प्लैनेट आएगा तो उसे इंपैक्ट करेगा, या वो नेगेटिव इंपैक्ट उसके ऊपर कब होगा कि वो 2 डिग्री की रेंज में है या 5 डिग्री की रेंज में है। अगर प्लैनेट अदरवाइज वीक है, डिग्री वाइज वीक है, अदरवाइज का मतलब डिग्री वाइज वीक है, डेबिलिटेटेड साइन में है, या नवमांश में नीच का है, या उसके मूल त्रिकोण पर कोई अफ्लिक्शन है, तो वो मल्टीपल लेवल पे अदरवाइज वीक हो गया। उस केस में 5 डिग्री दूरी से भी मैलेफिक प्लैनेट उसको इंपैक्ट कर देगा। ये पॉइंट हमने एक बार लाइव सेशन में कवर किया था। अगर वो प्लैनेट अदरवाइज वीक नहीं है, उसके ऊपर माइल्ड अफ्लिक्शन है या माइल्ड वीकनेस है, तो 2 डिग्री दूरी तक भी अगर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आएगी तो वो झेल लेगा, लेकिन 2 डिग्री के अंदर आते ही वो अफ्लिक्शन ले लेगा। जो प्लैनेट अटरली वीक होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य है, तो वहां 1 डिग्री तक दूर तक भी वो लड़ाई लड़ने की क्षमता रखते हैं, मैलेफिक इन्फ्लुएंस को झेल लेते हैं। और ऑफ एफ्लिक्शन पे ऐसे समझिए कि कौन सी नेगेटिव इन्फ्लुएंस कितनी दूर से हम पे इंपैक्ट कर सकती है। हमारे में कमजोरी है, अब धूप आ रही है किसी व्यक्ति के ऊपर, बहुत तेज धूप पड़ रही है, एक व्यक्ति में उस धूप को झेलने की क्षमता ज्यादा है, एक में मीडियम है, एक में बहुत ही कम है। जिसमें बहुत ज्यादा क्षमता झेलने की है तो वो 45 डिग्री टेम्परेचर को भी झेल लेगा, यानी कि ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन 1 डिग्री हो गया। वो काफी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ है उसको झेलने की। दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ 38 डिग्री तक झेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 2 डिग्री आप मान लीजिए, एक समझाने का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मे बी इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल बट स्टिल। और एक व्यक्ति है जिसको 30 डिग्री के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो 5 डिग्री दूरी तक भी अगर कोई प्लेनेट आया और वो परेशान होना शुरू हो गया, या दूसरा हुआ कि 2 डिग्री के नजदीक जब तक नहीं आएगा उसको परेशानी नहीं होगी, और एक इतना स्ट्रांग प्लेनेट है कि मेलेफिक इन्फ्लुएंस ने आना तो है, आके जाएगी भी, तो 1 डिग्री दूरी से उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और इससे हमारी टाइमिंग ऑफ इवेंट पे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन जो ट्रांजिट में 5 डिग्री दूर किसी और टाइम पे होगी, 2 डिग्री दूर कुछ दिनों के बाद होगी, 1 डिग्री दूर और कुछ दिनों बाद होगी, और जल्दी चली जाएगी। तो जो प्लेनेट स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम सूर्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं और ट्रांजिट में राहु केतु से इंपैक्ट आने वाला है, तो जब तक राहु केतु 16 डिग्री की रेंज में नहीं होंगे या 14 डिग्री की रेंज में नहीं होंगे, सूर्य की सिग्निफिकेशन उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करेंगी लाइफ में, यानी कि 5वें घर की सिग्निफिकेशन। वहीं अगर हम मंगल की बात करें जो कि अदरवाइज कंबस्ट है, तो 2 डिग्री की रेंज में परेशानी झेलेगा, अगर हम सिर्फ मंगल की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने बोला एमईपी अफ्लिक्टेड है, एमईपी अफ्लिक्शन का किस प्लेनेट में इंपैक्ट पड़ेगा? सूर्य के ऊपर कम पड़ेगा, मंगल के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मंगल अदरवाइज कंबस्टन लेके भी वीक हो गया। यही अगर मंगल आपका नवांश में भी नीच का हो गया होता तो 5 डिग्री की और फ्रिक्शन वहां पे मानते। तो हमें एक एक प्रिंसिपल को बार बार अप्लाई करना है हर प्लेनेट के हिसाब से, चाहे वहां पे 2 प्लेनेट बैठे हो, चाहे 3 बैठे हो, चाहे 6 बैठे। इंडिविजुअली आप एक एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ को अगर आइडेंटिफाई करेंगे और उनके ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन, ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस को समझ लेंगे, तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। और हर प्लेनेट की अपनी सिग्निफिकेशन तो अलग ही होंगी एज पर देयर ओन मूल त्रिकोण साइन।
ये पॉइंट में यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन अनम्यूट एंड लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। सर, दिस इज मिलिंद हियर। मुझे पूछना है कि जब कोई सन के साथ, जैसे यहाँ मार्स बैठा है और उसको बोलते हैं वो कंबस्ट है, तो उसका असर कम नहीं हो जाता क्या? सर कंबस्चन के केस में यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, असर कम को मैंने बार बार बोला कि अगर तो प्लेनेट डिग्री वाइज वीक है, डेबिलिटेशन में इन नेटल चार्ट डेबिलिटेशन में है या नवमांश में डेबिलिटेशन में है, वो वीकनेस ज्यादा मैटर करती है। कंबस्चन के केस में वो वीक हो जाता है प्राइमरली फॉर ट्रांजिट इन्फ्लुएंसेस, अदरवाइज तो वो डिग्री वाइज तो देखिए 8 डिग्री का है, यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा पावर लूज नहीं कर रहा। कंबस्चन है तो वो जब जब ट्रांजिट में वीकनेस होगी या ट्रांजिट की इन्फ्लुएंसेस जब मंगल के ऊपर आएंगी तो उनको झेलने में उसको प्रॉब्लम आएगी। दैट इज द ओनली रीजन कि यहाँ मंगल को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इट बीइंग द असेंडेंट लॉर्ड आल्सो। कंबस्चन की वीकनेस को आप डेबिलिटेशन की वीकनेस या बैड प्लेसमेंट की वीकनेस या एफ्लिक्शन से होने वाली वीकनेस के बराबर मत मानिए। कंबस्चन की वीकनेस होती है बट उनका इंपैक्ट बाकी वीकनेस से कम रहता है। ओके। Provided that planet is only combust and is strong otherwise. Okay. Here, Okay. Mars, we can say that Mars is otherwise strong. Why? It is placed in a good sign, in a good house. It is not badly placed. It is strong by degrees. Mars itself does not have any malefic influences coming on to it. जिस घर में बैठा है वहां पे राहु का 2-2.5 डिग्री की रेंज पे इंफ्लुएंस है, तो राहु की चैरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसे नेटिव के लिए, और मंगल को स्ट्रेंथन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवमांश में मंगल नीच का नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हमें इकट्ठे हर प्लेनेट के लिए एनालाइज करने हैं, उसकी स्ट्रेंथ को गेज करने के लिए। ओके ओके। अभी जैसे कि जब जब उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तब तब मंगल अपने पावर लूज करने से अपनी सिग्निफिकेशंस को उसकी सिग्निफिकेशन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस, यहाँ पे वो असेंडेंट लॉर्ड है तो उसका टेम्परामेंट, ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये सब चीजें जब जब ट्रांजिट में कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आएगी, या मंगल 6, 8, 12 से निकलेगा या मेलेफिक प्लैनेट्स के पास से ट्रांजिट में निकलेगा, या ट्रांजिट के मेलेफिक प्लैनेट्स मंगल के या अरीज के ऊपर, लगन के ऊपर से निकलेंगे, तब तब वो व्यक्ति को समस्याएं आएंगी। और यहाँ क्योंकि मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट एक मेलिफिक है तो वो सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी बनती है। तो अभी जैसे सर, जैसे अभी मरकरी यहाँ पे पावर में भी है लेकिन रेड कलर में, मतलब आपने इस चार्ट में, यानी कि इट इज मेलेफिक। तो अभी तो दैट इज व्हाई इट इज मेलेफिक। हाँ, तो अभी मेलेफिक है, और अभी तो अगर आज की डेट में देखेंगे तो अभी तो मरकरी की दशा भी चालू है। तो डू यू मीन ये पीरियड बहुत डिफिकल्ट होता है? देखिए मरकरी की दशा लग गई है अगस्त में, अभी 17 साल के लिए। हाँ। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा वो आपको ये देखना होगा कि ट्रांजिट में मरकरी कहाँ कहाँ से निकल रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि नेटल चार्ट में तो मरकरी ने कोई अफ्लिक्शन नहीं दे रखी मंगल पे या उस हाँ। हाउस पे, हाँ। वो एक ब्लेसिंग मान लीजिए। लेकिन ट्रांजिट में इट बीइंग अ फास्ट मूविंग प्लैनेट तो ये बार बार लगन के ऊपर से और लगन के सामने से, क्योंकि 7वां एस्पेक्ट देगा जब मरकरी 7वें घर से निकलेगा। और कंजंक्शन असेंडेंट की बात कर रहा हूं, असेंडेंट पे जो मंगल का मूल त्रिकोण साइन है, अगर हम मंगल को ही बात करें और असेंडेंट की भी बात करें, तो मरकरी जब जब 4 डिग्री के पास से किसी भी हाउस से निकलेगा उस एरिया को छेड़ देगा अगले 17 साल के लिए। अगले 17 साल में इसका इंपैक्ट ज्यादा फील होगा क्योंकि अब वो पावर में है। अच्छा अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी का एग्जांपल मैं बार बार लेता हूं कि किसकी चलेगी, जो पावर में होगा। अस्तित्व तो उसका बाकी समय भी है ना कांग्रेस का, पहले वो रूलिंग पार्टी थी लेकिन आज उनकी चलती नहीं है क्योंकि आज बीजेपी का राज है। तो ये अब मरकरी का राज जब आ गया, बाकी समय भी इसका अस्तित्व तो था, लेकिन इसकी चलेगी कब? अब ये पावर में आ गया, अब इसकी दशा चल रही है। तो प्राइमरीली छठे हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस बाकी सारे हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को टच बेस करके अपनी लाइफ के अंदर उसके इवेंट्स ट्रिगर करेंगी। सर ये जो ऑर्ब ऑफ एप्लीकेशन है इसको आप इलस्ट्रेट कीजिए किसी चार्ट से ना, विद इन 1 डिग्री 2 डिग्री ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस।
इसी चार्ट में देखते हैं लतीफ, अभी मरकरी का ये एग्जांपल जैसे चल रहा है, इसी में ऑर्ब ऑफ रिफ्लेक्शन वापस कवर हो जाएगा। मैं अलग अलग डेट्स के ट्रांजिट अभी लगा के इसमें आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्ब ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। सर और सर, यस मनोज जी। हाँ सर, इसमें इसी चार्ट में देखिए सर, मोस्ट मेलिफिक तो केतु है। हाँ जी। तो इसमें सर मरकुरी जो है, मरकुरी अब कॉम्बस्ट स्टेज में है। हाँ जी। तो कॉम्बस्ट स्टेज मीन्स उसका जो प्रभाव है वो तो नॉलिफाई हो जाएगा ना। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि अगर मेलिफिक कंबस्ट हो गया, वो वीक हो गया तो उसका प्रभाव कम हो गया। वीक मेलिफिक्स आर मोर डेंजरस, आई हैव ऑलवेज सेड दैट। क्यों? अब मरकरी डिग्री वाइज स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह बैठा है, एंड यू आर राइट, क्योंकि सूर्य के बहुत नजदीक है, तो मरकरी भी कंबस्ट है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये चैलेंज है। मैंने पीछे 2-4 दिन पहले लतीफ को एक्सप्लेन किया था कि जो फेवरेबल्स हैं वही ये सॉफ्टवेयर ब्लू दिखाता है पिंक की बजाय, अनफेवरेबल तो रेड ही दिखते हैं। अब यहाँ पे मरकरी कंबस्ट भी है, यस, इसका प्रभाव कम नहीं होगा, इसकी मेलिफिकनेस बराबर रहेगी। ये क्योंकि कंबस्टन की वीकनेस की हम बात कर रहे हैं, वापस वही प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे लग जाएगा कि ट्रांजिट वीकनेसेस या ट्रांजिट में जब जब मरकरी के ऊपर भी कोई, अब क्योंकि दशा लॉर्ड है तो मरकरी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, जब जब ट्रांजिट में या ट्रांजिट से बुध के ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आएंगी, तो दूसरे मेलेफिक बचे कौन से? राहु केतु। जब जब ट्रांजिट के राहु केतु नेटल के मरकरी को परेशान करेंगे, या ट्रांजिट का मरकरी नेटल के राहु केतु के ऊपर से निकलेगा, तब तब मरकरी को ज्यादा समस्याएं, मरकरी की सिग्निफिकेशन वाली जो एरियाज होंगे लाइफ में, वहां पे ज्यादा व्यक्ति को समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। ये दशा क्रूशियल हो जाएगी क्योंकि मरकरी कंबस्टन में है। कंबस्टन का सिर्फ इम्पैक्ट ट्रांजिट वीकनेसेस के साथ आपको देखना है। सर मेरा क्वेश्चन था जी सर, जैसे मरकरी की दशा चल रही है सर, जो सन ऑलमोस्ट सेम ही डिग्री पर है, 15 डिग्री 5 डिग्री पर है सर, राइट? तो क्या जब मरकरी दशा चलेगी क्या सन का उस पर इम्पैक्ट रहेगा सर? देखो, सन अदरवाइज तो फेवरेबल है, तो सन का तो अपना योगदान लाइफ में एनीवे रहने ही वाला है। वो उसका मरकरी की दशा से कोई लेना देना नहीं है इस वक्त। वो अंतरदशा में जब आएगा तब अपने रिजल्ट पॉजिटिव देगा। आप अपना क्वेश्चन और इलेबोरेट कीजिए। सर क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि जब हम कोरिलेशन करते हैं दो प्लैनेट्स को, जैसे सन और मरकरी को, हम यहाँ जैसे हम मरकरी को देख, मरकरी दशा चल रही है, तो जो सन का सिग्निफिकेशन है, क्या इस वक्त मरकरी को हेल्प करेगा मेलिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स, जो फेवरेबल प्लेनेट जब स्ट्रांग होता है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो वो हमेशा ही आपको रिजल्ट उसके देता रहता है, लेकिन उसकी ट्रांजिट में भी पोजीशन आपको देखनी जरूरी होती है कि कब तक उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। दशा लॉर्ड का इम्पैक्ट होता है सर, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम 3-4 प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ एनालाइज करने में समस्या आ जाती है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल कांग्रेस और बीजेपी का दिया कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, बाकी समय में उसका प्रभाव कम होगा। प्रभाव कम होगा, खत्म तो नहीं होगा। काम तो वो भी कर ही रहे हैं ना अपने क्षेत्र में, कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपोजिशन में बैठे हैं, कहीं पे स्टेट में रूलिंग में हैं भी, चाहे सीटें जीती नहीं जीती, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना वो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और था, लेकिन फिर भी सर वो जब इम्पैक्ट तो देगा। सर एक क्वेश्चन और था मेरा माइंड में, ऐसे ही जैसे माइंड में आ रहा था, जैसे मरकरी की दशा चल रही है सर, तो सर क्या बाकी जो प्लेनेट यहाँ पड़े हुए हैं, दो, मंगल और राहु और ये, तो क्या इसका मतलब बार बार माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या 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 ये रोल प्ले करते हैं या नहीं करते हैं सर? डोरमेंट नहीं होते ना रोल प्ले, मैंने फिर वही बोला, रोल तो वो प्ले करते हैं, डोरमेंट नहीं होते। सारी कैबिनेट अपना काम करती है, लेकिन रूलिंग पावर जिसकी है चलती उसकी है। उसके दशा लॉर्ड के अगर प्रॉमिस होगा, ट्रांजिट में प्रॉमिस होगा, तब वो अपना रिजल्ट आगे कुछ हद तक दे पाएंगे। सपोर्ट तो वो हमेशा करेंगे अगर वो फेवरेबल हैं। अगर अनफेवरेबल हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, तो उसको डिनाई भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दशा लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो वो उनको सरपास कर जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग करने की जरूरत नहीं है। इसको आप बिल्कुल पॉलिटिकल वे में समझ लीजिए कि कैसे कैसे चलता है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी प्लेनेट डोरमेंट नहीं होगा।
ठीक उसका है। इम्पैक्ट कम या ज्यादा हो जाएगा, दशा सिर्फ हमें वही बताएगी। और दशा को भी सुपरसीड करता है आपका ट्रांजिट। ऐसा नहीं है कि 17 साल बुध की दशा है, बुध अनफेवरेबल है तो अब उसकी जिंदगी में खराब ही खराब होना है, ये नहीं सोचना है। ऐसा नहीं होता। अगली अगली इस हिसाब से तो अभी 17 साल बुध की दशा, ऑलरेडी 66 का बर्थ है, अगली केतु की दशा, तो जिंदगी खत्म, तो पूरा अब बुढ़ापा खराब थोड़ी ना है उसका। ऐसा ऐसा नहीं होगा। ठीक 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 ठीक। तो सर ऐसे बीच में सॉरी अंतर दशाएं भी फेवरेबल की आएंगी, बीच में ट्रांजिट भी उसके स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। चाहे बुध की अंतर दशा भी तो जनवरी 24 तक चल रही है, लेकिन उसके अंदर प्रत्यंतर दशाएं भी आएंगी, उसमें फेवरेबल ट्रांजिट्स भी आएंगे। जो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं वो ट्रांजिट में कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो खाली ये लाल रंग देख के या अनफेवरेबल प्लैनेट देख के पूरा टर्म उसका खराब जाएगा, ये कहना तो गलत हो जाएगा। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू, सारे थैंक यू प्लैनेट सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे इसका एसेट और रेमेडी चाहिए था, अगर आप बता सके तो। एसेट, नेट एसेट्स और ये। सर देखिए, नेट एसेट्स के लिए आपको सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड D4 ये एनालाइज करने होंगे। आपने तो एडवांस कोर्स भी किया है, तो आपको हाँ हाँ डिविजनल समझ में आएंगे। नेट एसेट्स का हाँ एरिया आपने पूरा देखा है। हाँ। वो यहाँ पे सेकंड क्या है, हाउस यहाँ पे 4 है ना, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वही मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये है, क्योंकि 4 प्लैनेट वेल्थ के हाउस में बैठे हैं। अगर 4 प्लैनेट 10वें में हैं, 6 प्लैनेट 7वें में हैं, किसी भी हाउस में है, दैट मीन्स कि उस स्पेसिफिक लाइफ एरिया के प्रति व्यक्ति का बहुत जगह से फोकस है, अपना है, या लाइफ में जितने बाकी के ओके। लोग हैं उनकी वजह से उस एरिया में कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये हो जाता है। अब सेकंड हाउस में 4 प्लैनेट हैं, तो ये 4 प्लैनेट्स का वेल्थ के प्रति, प्रोफेशन, फैमिली, स्टेटस इन सोसाइटी, जितनी भी सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं, उनके ऊपर इन चारों प्लैनेट्स का इंपैक्ट है। राहु क्योंकि एक्सपेंशन देने वाला, एम्बिशंस क्रिएट करने वाला प्लैनेट है, और वो सेकंड हाउस में MVP के नजदीक बैठा है, तो वो मैनिपुलेशंस भी करवा सकता है इन चीजों के लिए, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। साथ ही फोर्थ लॉर्ड को आपको देखना बहुत जरूरी है। चौथे का स्वामी चंद्रमा इन्फेंसी में है, कमजोरी लेके बैठा है, लेकिन है वो MVP के नजदीक। ये एक पॉइंट आप हमेशा समझिए कि चाहे प्लैनेट इन्फेंसी में हो चाहे ओल्ड एज में हो, वो डिग्री वाइज तो वीक हो गया, लेकिन अगर राइजिंग डिग्री भी उसकी डिग्री के आसपास है, वो वीक होते हुए उसकी इन्फ्लुएंस उन हाउसेस पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो MVP के नजदीक हो गया। अब यहाँ पे जो प्राइम डिटर्मिनेंट हमारे एसेट्स के लिए हमें देखे जाएंगे वो चंद्रमा होगा। दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी वहां पे इंपैक्ट आएगा। एंड यू आर राइट इन गेटिंग दिस कंफ्यूजन कि 4 प्लैनेट्स हैं, अब कैसे देखें। एडिशनल डिटर्मिनेंट के लिए तुर्यांशा देखेंगे D4 नेट एसेट्स का, और यहाँ पे भी लॉर्ड इसका मंगल है। मंगल यहाँ इन्वेस्टमेंट्स के हाउस में है, 5वें घर में, और चंद्रमा यहाँ वापस 7वें ही घर में प्लेस्ड है। एसेट्स की अगर बात करें तो चंद्रमा को आप स्ट्रेंथन करवाइए। एसेट्स में डिस्प्यूट के चांसेस कुछ हद तक मैनिपुलेशंस की वजह से बन सकते हैं, और क्योंकि बुध की दशा भी लग गई है तो उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। बस सेविंग ग्रेस ये है कि मरकरी यहाँ पे MVP के नजदीक नहीं, लेकिन राहु का इंपैक्ट है, केतु का 8वें पे है, तो 12वें इसमें में। रेमेडी क्या रहेगी सर? मरकुरी को राहु केतु के उपाय करवाइए सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि MVP एफ्लिक्शन खत्म हो। अच्छा। चंद्रमा को स्ट्रेंथन करवाइए, लग्नेश को स्ट्रेंथन करवाइए, बुध की क्योंकि दशा चल गई है तो उसके उपाय करवाइए, हरा रंग परमानेंट अवॉइड करवाइए। ओके। ये रेमेडीज बनेंगी इनकी। पन्ना इन्होंने नहीं पहनना। ओके। लग्नेश को और दशा लॉर्ड को जनरली हम स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोवाइडेड दशा लॉर्ड इज अ फेवरेबल प्लैनेट। ओके। अब दशा लॉर्ड तो फेवरेबल नहीं है, लेकिन लग्नेश को स्ट्रेंथ देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका रिजल्ट दशा लॉर्ड से आगे नहीं जाएगा। तो दशा लॉर्ड को हाँ, तो strength लग्नेश देनी यहाँ पे मार्स हो गया, राइट? नेट एसेट्स के लिए एडिशनल डिटर्मिनेंट भी मार्स हो गया। ओके, तो मार्स को स्ट्रेंथन करना और राहु केतु की भी रेमेडी करनी। राहु केतु मरकरी की रेमेडी, मार्स और मून को स्ट्रेंथनिंग मेजर्स। ओके ओके।
फॉर दैट मैटर अगर हम देखिए अब थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, शनि जो इनकम का लॉर्ड है, 11th लॉर्ड, डिजायर्स का लॉर्ड, गेन्स का लॉर्ड, है तो 12वें में लेकिन है एमईपी पे और सेकंड हाउस को देख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट एमईपी पे। तो शनि की सपोर्ट रहेगी, फैमिली एंड फ्रेंड्स में सपोर्ट। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। 4 प्लैनेट बैठे हैं, बैठे रहने दो उनको इंडिविजुअली एनालाइज कर लो। सर यस, आपने जैसे बोला कि शनि की सपोर्ट रहेगी सेकंड हाउस पे तीसरी दृष्टि से, हाँ जी। क्योंकि वो एमईपी के क्लोज है, बट शनि को हम मतलब एज पर माय व्यू कि शनि को हम नेगेटिव प्लैनेट के उसमें देखते हैं, तो उनकी सपोर्ट कैसे रहेगी, मतलब वो किस वे में होगी? शनि को नेगेटिव प्लैनेट आप देखते हैं क्योंकि आप जनरल या बोलिए नेचुरल बेनिफिक और मैलेफिक का कंसेप्ट लगाते हैं। जी, सिस्टम अप्रोच में वो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना होता, आपको फंक्शनल नेचर देखनी है। इस चार्ट में मूल त्रिकोण साइन कहाँ है शनि का? मूल त्रिकोण साइन 11वें घर में ना, 11th हाउस। कुंभ होगा ना शनि का मूल जी त्रिकोण, जी जी जी। वो 11वें घर में पड़ रहा है। हम तो फंक्शनल नेचर के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप सिस्टम अप्रोच के प्रिंसिपल्स और क्लासिकल के प्रिंसिपल्स मिक्स करेंगे तो कंफ्यूजन जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। ओके, प्रॉब्लम यही है, जनरल नेचर ऑफ द प्लैनेट। अब मंगल को, शनि को क्रूर ग्रह बोल दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए मूल त्रिकोण के कॉन्सेप्ट से अगर आप चलते हैं तभी आपको आंसर मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ये बहुत बड़े वाला कंफ्यूजन है और इसकी वजह से इतनी गलत रेमेडीज प्रेस्क्राइब होती है ना लोगों को। कल ही मैं कोई एक लाइव प्रोग्राम किसी का देख रहा था, समवन शेयर्ड अ लिंक विद मी कि जी आप हमारा प्रोग्राम आता है वो देखिए, उसमें हम रेकमेंड करते हैं जेमस्टोन्स। मैंने कहा देखते हैं, और क्या रिकमेंडेशन है। साथ साथ मैंने चार्ट बनाया और बेस्ड ऑन सिस्टम्स अप्रोच नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड कि हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं चार्ट एनालाइज करने में, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट रेमेडीज। अब एक्वेरियस असेंडेंट में वो साहब पन्ना भी रिकमेंड कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। खैर, आप क्लासिकल के प्रिंसिपल्स यहां मिक्स मत कीजिए। वो कॉन्ट्राडिक्शंस को ही तो खत्म करने की कोशिश करी थी प्रोफेसर चौधरी ने, और ये सिस्टम अप्रोच की स्ट्रीम निकल के आई और एक्यूरेट, इतनी एक्यूरेट है कि मुझे 20-22 साल के से करते करते मैंने केपी भी पढ़ा और मुझे कहीं और आगे जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस में हमें क्यों जाना है? शनि को एक क्रूर ग्रह बोल दिया गया है, मंगल को क्रूर ग्रह बोल दिया गया है, लेकिन उनकी दशाओं में आप देखिए शनि की दशा 19 साल चल रही है। 19 साल किसी की शनि की दशा लग जाए, वो 19 साल तक खाता कमाता नहीं है क्या? कुछ ना कुछ सर्वाइवल तो भगवान सबको दे रहा है ना जी। वो सर्विस क्लास में मैनेजर बन सकता है, मतलब लेबर डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा लेबर ओरिएंटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका मैनेजर बन सकता है अगर शनि उसको फेवर कर रहा है। तो रिलेटेड फील्ड उसकी उस प्लेनेट से हो जाएगी, लेकिन अगर वो फेवरेबल है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। सेम चीज मंगल के साथ होती है। अब शनि की 7.5, मंगल का मांगलिक, राहु केतु के काल सर्प दोष, 3-4 जगलरीज बन गई हैं पैसे कमाने के लिए, तो गलत है। शनि यहाँ पे फेवरेबल है, वो वीक है क्योंकि 12वें में चला गया, लेकिन एमईपी के ऊपर है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स अप्लाई कीजिए, इसमें कोई वहम विद्या नहीं है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज हम नहीं कह रहे कि जी ये कोई, मतलब इसका नाम है बिल्कुल हमारे वेदों से निकली है, डिवाइन साइंस है, पर इसमें ऐसा क्या है मुझे समझ नहीं आता। एक सिंपल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के बेसिस पे एक प्रिंसिपल्स हैं जिसको कोई भी अप्लाई करना सीख जाए। कोई इसमें इंट्यूशन का रोल नहीं है, 0% इंट्यूशन लगेगी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप प्रिंसिपल ड्रिवन अप्रोच पे काम करेंगे। सिर्फ सिग्निफिकेशंस याद करनी है, रट्टाफिकेशन बहुत है, कई चीजें याद रखनी पड़ती हैं, उनका एक साथ हमें एप्लीकेशन करना होता है। तो आदमी के इंटेलेक्ट पे उसकी याद रखने की क्षमता बहुत हद तक इसमें काम आती है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कीजिए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज लाइक एनी अदर स्ट्रीम। एक एक्सरे को डॉक्टर पढ़ लेता है, सीटी स्कैन को डॉक्टर पढ़ लेता है, नॉर्मल रिपोर्ट बाकी जो जो चीजें पढ़ते हैं लोग सीखते हैं अपनी स्ट्रीम में वो कर लेते हैं। इट इज सिंपली लाइक अ सब्जेक्ट। आप वो प्रिंसिपल याद कीजिए, अप्लाई कीजिए, यू विल गेट एन आंसर। और इससे आगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। द ओनली कंडीशन इज यू नीड नॉट टू मिक्स मल्टीपल थिंग्स। नया सीखना आसान है, पुराना अनलर्न करना मुश्किल है, वहां चैलेंज आता है।
सर एक क्वेश्चन मेरा आ रहा माइंड में जी सर, जैसे सैटर्न 12th हाउस में पड़ा है, राइट सर? जी। तो 12th हाउस का सिग्निफिकेशन है, ये सेकंड हाउस में जाएगी या नहीं जाएगी सर? 12th की सिग्निफिकेशन सेकंड में जाएगी सर या जाएगी सर? 12th की सिग्निफिकेशन और 11th की सिग्निफिकेशन सेकंड से लिंक हो गई अब। ठीक है सर, ठीक है सर, दिस इज मेरा क्वेश्चन। इसी ठीक है तरह सर। से तो सर वो अपना इम्पैक्ट भी तो प्लेनेट आगे पास करते हैं ना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। दिस इज हाउ राइट दिस राइट। कनेक्शंस। एक मैंने आई थिंक, मुझे याद नहीं कौन से कोर्स में मैंने वो केस कवर किया है, एक केस कवर किया है, आई थिंक वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का केस है, जहां पे 5वें और 8वें और 12वें का कनेक्शन है, और वो इनडायरेक्ट कनेक्शन है। इनडायरेक्ट कनेक्शंस जहां आएंगे वहां इसी तरीके की चीजें देखी जाएंगी जो आपने भी सवाल किए। तो सर मेरा मेरा माइंड में जो क्वेश्चन आ गया था कि ये आदमी वहीं बाहर बाहर की चीजों के साथ कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा मेरे माइंड में। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि 12वें 12th घर के में साथ placed है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे मेरे माइंड में एक बात, भी मैंने आई जस्ट वांट टू कंफर्म दिस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक इसी यू सर, तरह थैंक यू सर, थैंक यू। पड़ेगा आगे मामला एनालाइज करने का। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आशु जी, कोई और क्वेरी इससे रिलेटेड? प्लीज आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, और आप लोग जो बात करते हो कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट सीखती रहती हूँ ऐसे ही। कोई नहीं, फिर आगे क्वेश्चन कर। आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब हो जाएगा। जी। और एक थैंक यू। सजेशन मेरा आपको और रहेगा, आप मल्टीपल चार्ट्स पे फोकस कीजिए। ओके। एक ही चार्ट को बार बार एनालाइज करने से आपको ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी। वो चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं उसको साइड में रखिए, दूसरा तीसरा चौथा 50 100 200 500 जितने चार्ट देख सकते हो, चाहे किसी को फ्री में ही बताना पड़े, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, जितने ज्यादा चार्ट्स आप एनालाइज करेंगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स क्रिएट होंगे, और जितने ज्यादा डाउट्स क्रिएट होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, और तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये रिक्वेस्ट सर मेरी सभी के साथ है कि क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम लोग पूछते हैं, या तो कोर्स कर ही नहीं रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट ले लिया, लेकिन वो उस लेवल का पैशन नहीं है तो वो नहीं होगा, बट सीखेगा वो जो ज्यादा से ज्यादा चार्ट एनालाइज कर पाएगा। सर लेकिन जैसे ही चार्ट सामने आता है, मतलब एक तो ब्लैंक हो जाता है माइंड की, कैसे इसको वो करें, उसके बाद 10 मिनट लगते हैं एक पर्टिकुलर उसका रिएक्शन समझने में कि हाँ ये प्लैनेट इस हाउस में बैठा तो इसका ये रिएक्शन होगा। उसके बट लिए मतलब हाँ जी, एक सवाल कि आप चार्ट एनालाइज करना स्टार्ट कैसे करते हैं? आप स्टार्ट में सॉफ्टवेयर में लग्नेश चार्ट बनाते हैं या क्या करते हैं? नहीं, जैसे मेरे सामने चार्ट मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले एसेंडेंट की डिग्री देखती हूँ, एमईपी जो है कि उस वो किस किस से मैच कर रही है, प्लस मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ये मेरा सेकंड स्टेप होता है। ओके। उसके फिर मेलेफिक प्लैनेट्स की जो एस्पेक्ट है वो किस किस प्लैनेट पे जा रही है, ये मेरा थर्ड स्टेप होता है। और ये सब जानने के बाद, जैसे मेरी खुद की कुंडली सॉरी खुद की कुंडली में 4 प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं, मैं अभी तक उसका रिएक्शन नहीं समझ पाई। अभी मैंने बोला कि जिस चार्ट में समझ नहीं आ रहा उसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ के कहीं आगे बढ़ो, दूसरी तो आप पेपर जी पेन सर। लेके बैठो। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं समझ में आता, पेपर पेन लेके एक कॉपी बना के बैठो, चार्ट बनाओ, जैसे जी। इस चार्ट में डिग्रीज लिखी हैं वैसे ही डिग्रीज लिखो प्लेनेट के आगे, असेंडेंट के आगे। अलग अलग कलर के पेन लेके बैठो, जैसे यहाँ कलर से प्लेनेट आ रहे हैं, उससे अगर लिख भी दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना सर्कल करो। कई बार प्रिंट आउट आ जाता है चार्ट का, तो उस कलर के पेन से सर्कल करो, अनफेवरेबल को लाल से सर्कल करो, वीक प्लैनेट को पिंक से सर्कल कर लो, या कोई कलर अपना डिफाइन कर लो, फिर स्ट्रॉन्ग को ग्रीन से कर लो। कलर कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करेगी आपको फास्ट आगे मूव करने में। अच्छा सर, जैसे अभी दशा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है मेरा, तो भी हमें चार्ट पे ही फोकस करके फिर आपसे डाउट्स क्लियर करने चाहिए, ऐसा कुछ? देखो, डाउट क्लियर करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जहां डाउट आया वो पूछना चाहिए, सिंपल सी ओके। एक बात। दूसरी ठीक है सर। बात, नो क्वेश्चन इज द रॉन्ग क्वेश्चन। दूसरी बात, दशा में क्या कंफ्यूजन है? दशा तो आपके सामने टेबल बन के आ गया, किस प्लेनेट की दशा अब चल रही है, अगर अभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 साल पहले ये इवेंट हुआ था, तब क्या हुआ था और क्यों हुआ था, वो आइडेंटिफाई करना हो तो उस समय किस प्लेनेट की दशा चल रही थी, हमें वो देखना है। उस प्लेनेट की चार्ट में क्या स्थिति है, वो स्ट्रेंथ में है, वीकनेस में है, वो देखना है। ट्रांजिट में क्वेश्चन आएगा, मुझे समझ में आता है कि ट्रांजिट को समझना, ट्रांजिट चार्ट उस स्पेसिफिक टाइम का बना के देखना बिना सॉफ्टवेयर के टफ होता है, लेकिन दशा टेबल और हॉरोस्कोप
तो एक पेज पे प्रिंट भी हो जाता है, उसमें आप आराम से समझ सकते हो उस चीज को। सर जैसे अभी सूर्य नीच राशि में है और सूर्य की दशा चल रही है, तो लगन में नीच राशि में है और नवांश में वो उच्च राशि में है, तो हम उसका महादशा जो सूर्य की स्टार्ट हुई है अभी, उसको हम कैसे लेंगे कि वो पॉजिटिव, मतलब मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सूर्य नीच राशि में लगन में है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव में जाएगा? देखिए उस चार्ट में सूर्य की ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है वो मैटर करेगी, ट्रांजिट में कहां से मूव कर रहा है वो मैटर करेगा। अगर वो फेवरेबल है तो उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस की सिर्फ होप क्रिएट होगी, अनलेस यू स्ट्रेंथन दैट प्लैनेट। फेवरेबल है तो वो नेगेटिव तो नहीं करेगा, लेकिन मन की इच्छा नहीं पूरी हुई तो उसको नेगेटिव आदमी गिनने लग जाता है। तो अब किसी चीज की इच्छा हो रही है, किसी चीज की आशा बंध रही है और वो मटेरियलाइज नहीं हो रही, इट इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट आशा बंधती है ऐसे केस में, रिजल्ट होता नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो मिलिंद जी आपके क्वेश्चंस इसमें कवर हुए या थोड़ा कुछ और अभी क्लैरिफिकेशंस बाकी हैं? नहीं, मोर और लेस तो कवर हो गए हैं, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मरकुरी की ही अंतर्दशा है और आपने रेमेडी भी बताए हैं, तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी आ गई। यस, आप हमेशा यही देखेंगे कि दशा लॉर्ड कौन है। रेमेडीज जहां बताने, देखिए अगर हम प्रोफेशनली कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, आपके पास क्लाइंट आता है क्वेश्चन लेके, क्लाइंट इन द सेंस कोई फैमिली एंड फ्रेंड है, बट एवर हूसोएवर कम्स टू यू फॉर द कंसल्टेशन एंड आस्किंग यू स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट चार्ट, वो करंट सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन ही लेके आएगा। उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा जिसके रिलेटेड उसे सवाल होगा और उसका आंसर हमें दशा दे पाएगी। तो रेमेडीज बताने के समय पीछे क्या समय निकल गया उसके लिए तो रेमेडी कर नहीं सकते, सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉज क्या था उस इवेंट का। आने वाले समय, अभी आने वाली दशाएं, आने वाले पीरियड अभी दूर हैं, अभी की सिचुएशन के हिसाब से रेमेडीज हमेशा रेकमेंड करनी चाहिए। और साथ ही अगर दशा लॉर्ड फेवरेबल है तो जेमस्टोन, अनफेवरेबल है तो उसकी चैरिटीज, और असेंडेंट लॉर्ड अगर वीकनेस लेके है, regardless of that also you can recommend straight away that gemstone। तो ये दो चार प्रिंसिपल्स भी अगर आप फॉलो करेंगे तो you can easily identify the remedial measures for specific planet for that person।